So, hello everyone, welcome back. This is Sakshi Jain. So, today what we are going to understand is about the regulating acts. ठीक है, so let's begin. देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है, इसको नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो रेगुलेट हो रहा है और कोई तो रेगुलेट कर रहा है ना. तो कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट कर रही है. ठीक है, कौन? ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट करना चाह रही है. किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. सो ब्रिटिश क्राउन इज़ ट्राइंग टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना पड़ रहा है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी, है ना, इंडिया में, भारत में. बट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. तो क्या हुआ इसके बाद कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको शाह आलम ने, ठीक है, शाह आलम एट दैट टाइम वाज द मुगल एम्परर. तो शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ दीवानी राइट्स देते थे, है ना. दीवानी राइट्स किस पे? दीवानी राइट्स ऑन बंगाल, है ना, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. ठीक है, अब इस पे दीवानी राइट्स मिल चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को. दीवानी राइट्स क्या है? बेसिकली रेवेन्यू राइट्स, मतलब टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर है वो किसको मिल गई है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. ओके, अब क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ बक्सर जीता था तो उस टाइम पे यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ठीक है, 1765 में हुई थी ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का ये एक पार्ट था कि शाह आलम ने दीवानी राइट्स दिए थे बंगाल, बिहार और ओडिशा के, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. अब इसमें एक और बात हुई थी. वो क्या हुई थी कि जो रॉबर्ट क्लाइव जिसने नेगोशिएट की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये ट्रीटी, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था कि यहाँ पे डुअल सिस्टम स्टार्ट होगा. ठीक है, डुअल सिस्टम स्टार्ट कर दिया था उसने. ठीक है, डुअल सिस्टम क्या था? Dual system was the rights on दीवानी एंड निज़ामत. ठीक है, द राइट्स ऑन दीवानी एंड निज़ामत. ठीक है, तो दीवानी राइट्स बेसिकली रेवेन्यू राइट्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, और निज़ामत राइट्स क्या है? निज़ामत राइट्स आर बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रोड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है लोगों को. तो ये क्या है? बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है निज़ामत. ठीक है, और रेवेन्यू वाला पार्ट जहाँ पे पैसा आने वाला है, जहाँ पे रेवेन्यू आने वाला है, ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करके, वो है दीवानी वाला पार्ट. तो दीवानी राइट्स जो हैं वो मिल गए थे किसको? वो मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को. और जो निज़ामत वाला जो राइट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेगा उस जगह का, वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा नवाब को. तो नवाब के पास क्या है? निज़ामत है. ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है? दीवानी है. तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है? पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब इनके पास पावर तो है, पैसा तो इन्हीं के पास जा रहा है, पर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है नवाब के पास. ठीक है, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स थी. अब इसके चलते क्या हुआ? इस डुअल सिस्टम के चलते क्या हुआ? 1768 में देखिए, 1768 के टाइम पीरियड में क्या हुआ? एक बेसिकली 1769 में क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटस, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत गिर गई. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत गिर गई इनकी. देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर क्यों दिया गया था? ट्रेड मोनोपोली दी ही क्यों गई थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू का पार्ट जो है वो ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचा रही थी. अराउंड 4 लाख पाउंड्स जो है वो किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचा रही थी. बट विद टाइम क्या हुआ? जब इनकी फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल गिरने लग गई, तब ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा कि नहीं भाई, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको रिवाइव करना पड़ेगा. रिवाइव करने के लिए इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है. अब रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है? देखिए, इस टाइम पीरियड में रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है? ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस गिर क्यों रही थी? इसके मेन रीजंस क्या थे? एक तो 1769 का बंगाल फेमाइन. देखिए, बंगाल में इस टाइम पे फेमाइन आया था. फेमाइन बेसिकली मतलब भुखमरी होना. ठीक है, क्या हुआ था? एक जोग्राफिकल फिनोमिना है एल नीनो.
ठीक है, ये आप अपनी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि एल नीनो, इस टाइम पे एल नीनो आ गया था, ठीक है। तो अब जो बंगाल वाली साइड है वहाँ पे क्या हुआ, एल नीनो आने की वजह से वहाँ पे रेनफॉल में कमी आई, ठीक है। रेनफॉल में कमी आई तो क्या हुआ, जो खेत है बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया। तो क्रॉप जो है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी गिर गई, क्रॉप प्रोडक्टिविटी गिर गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर उस टाइम पे अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक। इतना नुकसान हुआ लोगों को उस टाइम पे कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल वाइप डाउन, ठीक है। लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल पॉपुलेशन का वो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। इतना बुरा, इतना भयानक फेमाइन आया था उस टाइम पे बंगाल में। तो एक तरफ तो फेमाइन आ रहा है, एक तरफ तो एग्रीकल्चर की दुर्दशा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश कर रही थी। तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कुछ है नहीं, और ऊपर से टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो देखा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुए, ठीक है, जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्या रीज़न था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, इसका कुछ खास निष्कर्ष तो आया नहीं था, पर जिसके चलते जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लग गए थे, ठीक है, काफ़ी पैसा, आर्मी, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डाइवर्ट हो गई थी एंग्लो मैसूर वॉर में, जिसकी वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर नेक्स्ट वॉज द करप्शन बाय ऑफिशियल्स। सो 1717 में क्या हुआ था कि फारूक सियार का फरमान मिला था टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फारूक सियार कौन था उस टाइम पे, मुगल एम्परर। तो यहाँ पे फारूक सियार फरमान में क्या बात करी थी कि कंपनी कुड इशू दस्तक्स, ठीक है। दस्तक क्या है, एक तरीके से ट्रेड पास है, ट्रेड पास, ठीक है, कि अगर कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह पे आपको सामान ले जाना है, तो अगर आप वो पास इशू करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो पास मिलता था, अगर आप वो पास इशू करोगे तो आपको वहाँ पे जो ड्यूटी है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे जो दस्तक है, ये जो दस्तक राइट्स है, जो ट्रेड पास इशू करने का जो राइट है, ये पहले किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। बट क्या हुआ, प्राइवेटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो भी ये दस्तक को इशू करने लग गए, ठीक है। तो एक तरीके से प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट हो गया बाई ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था इस चीज़ से, पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारी नुकसान हो रहा था। तो ये जो करप्शन है, इस वजह से भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भी बहुत घाटे में जा रही थी, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, लॉसेस इन द टी ट्रेड। क्या हो रहा था कि जो चाय बागान हैं इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चाय बागान लगाए थे, वहाँ से वो जो चाय है, टी है, वो एक्सपोर्ट करती थी टू द अमेरिका, ठीक है। बट बाय दिस टाइम क्या हुआ, डच ने टी को स्मगल करना शुरू कर दिया, और अराउंड 85% ऑफ जो टी है, ठीक है, वो डच स्मगल करके जा रहे थे अमेरिका में। तो इस वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हुआ, ठीक है। अब ये जो रीजंस हैं, इस वजह से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ख़राब हो गई। तो इसके बारे में एक्शन कब लिया गया, एक्शन तब लिया गया जब 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख पाउंड का लोन मांगा, किससे, ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। तब ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लिया और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द फर्स्ट एक्ट लेकर आए, ठीक है। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं, देखिए, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो वैसे ही रही, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली में कोई चेंजेस नहीं आए, तो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी द ओनली कंपनी दैट विल ट्रेड इन इंडिया एट दैट टाइम। फिर कंट्रोल ऑफ कंपनी, देखिए, इनिशियली जो कमर्शियल अफेयर्स और जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कौन संभाला था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टोटल संख्या कितनी थी, 24। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसकी पोजीशन थोड़ी सुप्रीम कर दी गई इन कंपैरिजन टू द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। क्या हुआ था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जगह जगह पे टेरिटरीज एक्वायर करनी शुरू करी, ठीक है, तो क्या किया उसने, प्रेसिडेंसीज बनानी शुरू करी। जैसे यहाँ पे एक मद्रास प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, फिर यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, और इधर बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंसी बनी हुई थी। अभी तक क्या था, हर प्रेसिडेंसी के अपने एक गवर्नर थे, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे होगा, गवर्नर ऑफ मद्रास होगा, और गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, ठीक है। एंड ये जो गवर्नर हैं ये इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करेंगे किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को,
ठीक है, जो टोटल 24 हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो पहले क्या था, ये सब जो गवर्नर्स हैं इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करते थे टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट बाय दिस टाइम क्या हुआ, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसकी पोजीशन थोड़ी बड़ी कर दी गई, इसकी पोजीशन थोड़ी सुप्रीम कर दी गई विद रेस्पेक्ट टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द गवर्नर ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज कर दिया गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, to the Governor General of Bengal. So now Governor of Bengal will be called the Governor General of Bengal, and Warren Hastings became the first Governor General of Bengal. जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वही फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल के। ठीक है, और ये जो मद्रास और जो बॉम्बे वाले हैं ये अब सबऑर्डिनेट हो गए टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर सुप्रीम हो गई। ठीक है, देन कम्स द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड यहाँ पे है बंगाल, एंड देन कम्स द गवर्नर ऑफ मद्रास। सो दे विल, कुछ मैटर्स में ये बॉम्बे और मद्रास वालों को परमिशन लेनी पड़ेगी बंगाल वालों से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये देखिए आप लिखा हुआ है द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे विल बी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनकी 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इवन गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास की भी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। नेक्स्ट कम्स सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो लॉज फ्रेम करेंगे ऑन द वोटिंग बेसिस। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जैसे गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं हम और उसकी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब क्या हुआ कि अगर कोई भी लॉ बनेगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें वोटिंग होगी। ठीक है, अगर वोटिंग में इन दोनों ने गवर्नर जनरल की फेवर में बात करी तो फिर जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हो दैट विल बी पास्ड। ठीक है, पर अगर क्या हुआ, 3 लोगों ने भी अगर उसके अगेंस्ट बात करी तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जो डिसीजन होगा वो नहीं लिया जाएगा, वो पास नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक तरीके से यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की पावर जो है वो लिमिटेड है। सो गवर्नर जनरल हैज़ लिमिटेड पावर्स, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी बेसिस पे ही वोटिंग हो रही है। अगर 3 जो हैं, 3 उसके अगेंस्ट हैं तो फिर वो डिसीजन जो है वो लिया नहीं जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कम्स रेवेन्यू। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, एक तो है कमर्शियल ट्रेड, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पहले से इन्वॉल्व थे। फिर दूसरा क्या है, टेरिटोरियल पोजेशंस, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पे टेरिटरीज एक्वायर करनी शुरू कर दी थी। तो जहाँ जो उनकी टेरिटरीज होंगी वहाँ से जो टैक्सेस हैं वो सब उनके रेवेन्यू में आ रहा है। और तीसरा है सॉल्ट टैक्स। सो सॉल्ट टैक्स बेसिकली वही टैक्स है जिसके अगेंस्ट जो गांधी जी हैं उन्होंने दांडी मार्च वो स्टार्ट की थी, है ना। तो इसी टाइम पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही इन्होंने क्या किया था, प्राइवेट ट्रेड पे बैन कर दिया था। जैसे मैंने बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी प्राइवेटली दस्तक इशू करने शुरू कर दिए थे, तो उस प्राइवेट ट्रेड को भी बैन कर दिया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया था, कहाँ पे, कैलकाटा में। सो सुप्रीम कोर्ट वो स्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा, और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा इम्पे। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है दिस वाज ओनली फॉर ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, दिस वाज नॉट फॉर नेटिव्स। ठीक है, इंडियन नेटिव्स के लिए ये कोर्ट नहीं था, ये कोर्ट सिर्फ ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए ही था। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट कम्स द ड्रॉबैक्स। अब क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम्स थी वो हम यहाँ पे समझेंगे, और उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए ही नए एक्ट्स आए हैं, दैट इज़ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 1773 के ड्रॉबैक्स कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो जो गवर्नर जनरल है, सबसे पहले गवर्नर जनरल की, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिमिटेड पावर्स थी। ठीक है, गवर्नर जनरल के पास लिमिटेड पावर्स थी, इनके पास क्या था, वीटो पावर भी नहीं थी 1773 के एक्ट में। तो क्या होता था, जैसे गवर्नर जनरल है और 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अगर इन तीनों ने डिसीजन जो है वो अगेंस्ट दिया है तो डिसीजन पास नहीं होगा। ठीक है, जबकि गवर्नर जनरल चाह रहा है पर तब भी वो डिसीजन पास नहीं होगा। ठीक है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से ही 1773 के एक्ट में वोटिंग होती थी। इसका समाधान करने के लिए हमें नए एक्ट्स लाने थे। सो नेक्स्ट क्या था कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने वाली है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, गवर्नर जनरल।
ठीक है। तो ऑल दो मेजोरिटी से इन्होंने डिसीजन लिया है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? गवर्नर जनरल पे आएगी। सो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर दूसरा क्या था कि लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया 1773 में एक तो गवर्नर जनरल था, ठीक है, और दूसरा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया था कैलकाटा में। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर भी क्लियर नहीं थी, ठीक है। कि अब क्या होता था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स और एलिजा एम्पे, इनके बीच में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले इस टाइम पे। वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ जैसे कुछ डिसीजंस लेना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से तो पास करवा लिए वो, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रजिस्टर करने से मना कर दिया, ठीक है। तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स और एलिजा एम्पे कि गवर्नर जनरल की पावर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। इन दोनों में पावर कैसे डिवाइड होगी, डिवीजन ऑफ पावर कैसे रहेगी इन दोनों के बीच में, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो ये भी एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था। फिर दूसरा क्या था, देयर वॉज अ लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो बेसिकली जो बंगाल की जो गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, जो सुप्रीम पोजीशन पे थे, और जो गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में पावर कैसे डिवाइड होगी, ठीक है। कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के गवर्नर जनरल के पास लेके जाने हैं, और कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जो वो खुद से इश्यूज जो हैं सॉल्व कर सकते हैं या खुद से उन पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या हुआ, नए एक्ट्स आए। फर्स्ट वॉज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिर अब यही जो प्रॉब्लम्स हैं, यही जो बेसिकली ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये लेके गए वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ लेके गए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई, कौन सी? टॉचेट कमेटी, ठीक है। ये जो टॉचेट कमेटी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो टॉचेट कमेटी है, इसकी रिकमेंडेशंस के अनुसार कौन सा नया एक्ट आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। सो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या कह रहा है कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में पावर कैसे डिवाइड होंगी, और यहाँ पे इन्होंने गवर्नर जनरल की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में सुप्रीम कर दी, ठीक है। अब वो कैसे कर दी, देखें। जो रेवेन्यू मैटर्स हैं दैट विल बी हैंडल्ड बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही डिसाइड करेंगे रेवेन्यू मैटर्स, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने ही नहीं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो भी अपील्स होंगी, अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स, अब ये जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के पास जितनी भी अपील्स होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाके किसके पास जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, ठीक है। ये भी एक मेजर डिसीजन था कि गवर्नर जनरल की पावर यहाँ पे सुप्रीम कर दी। फिर दूसरा कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है और गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और जो भी ऑफिशियल्स हैं, सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैं, दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स जुरिडिक्शन। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन उन पे लागू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की पावर एक तरीके से सुप्रीम हो गई, क्योंकि रेवेन्यू मैटर्स भी, फिर अपील्स भी, फिर दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो इस मैटर को कौन सॉल्व कर रहा है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसके बीच में सेटलमेंट हो रही है? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सेटलमेंट हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। 1784 में नेक्स्ट रेगुलेटिंग आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिए ये भी जो एक्ट है ये भी एक तरीके से जो 1773 की जो कमियां हैं उसी को ही दूर करने के लिए आया था ये एक्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रेड मोनोपोली है सबसे पहले तो उसको ऐसे ही रहने दी कि ठीक है भाई, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही उसी के पास ही ट्रेड मोनोपोली है, ठीक है। जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट कम्स द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है अभी तक किसके पास था? सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स दोनों ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे थे, उसके 24 मेंबर्स मैनेज कर रहे थे। बट इस टाइम पीरियड में पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया कि जो कमर्शियल अफेयर्स है और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं यहाँ पे दोनों डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं दैट विल अंडरटेक द मैटर्स ऑफ कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है दैट विल अंडरटेक द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, सिविल अफेयर्स है, मिलिट्री अफेयर्स है, वो कौन हैंडल करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उसको कौन अपॉइंट करने वाला है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके मेंबर्स कौन अपॉइंट करने वाला है? ब्रिटिश क्राउन। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन अब यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है, किस तरीके से जो ब्रिटिश क्राउन है अब वो एक तरीके से यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अभी पहले पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने शुरू किए, फिर धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक तरीके से 1858 तक जाते जाते वो जो ब्रिटिश क्राउन ही ओवरटेक कर लेगा। अब आप देखिए कि जो यहाँ पे जो
पॉलिटिकल अफेयर्स हैं ये किसने मैनेज करने शुरू किए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश क्राउन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। डुअल गवर्नमेंट कैसे, एक तो ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करने शुरू करेगी मेंबर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो अपॉइंट करेगी मेंबर्स को किसके, कमर्शियल अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है। कमर्शियल अफेयर्स जो हैंडल कर रहा है कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसके ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी मेंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, इट विल चेंज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल फ्रॉम 4 to 3, ठीक है। तो अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। तो अगर अब यहाँ पे एक भी गवर्नर जनरल का जो डिसीजन है अगर उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो वो डिसीजन पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, अब गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर आ चुकी है, ठीक है, वीटो पावर आ चुकी है। और एक और जो चेंज हुआ वो क्या, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी टेरिटरीज इंडिया में थी उसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल एक्विजिशंस, बट नाउ दिस विल बी चेंज फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब अब उन्होंने क्या किया है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रहे हो, जो भी ट्रेड कर रहे हो, आप किसकी परमिशन से कर रहे हो, ब्रिटिश क्राउन की परमिशन से कर रहे हो। तो ये जो पोजेशंस हैं, जो टेरिटोरियल एक्विजिशंस हैं आपके, वो बेसिकली ब्रिटिश पोजेशंस ही हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से एक नींव रख दी गई, एक आधार रख दिया गया, जो कि फाइनल कल्मिनेट होते हुए दिखाई देगा 1858 में, जबकि जो ब्रिटिश क्राउन है वो डायरेक्ट रूल स्टार्ट कर देगा इंडिया पे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अभी फ़िलहाल रेगुलेटिंग एक्ट्स के लिए ही ये वीडियो थी, ठीक है। तो आप एक बार और रेगुलेटिंग एक्ट रिवाइज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको सारा बैकग्राउंड समझाया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। 1773 का एक्ट क्यों आया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस थी वो ख़राब थी, रीजंस क्या थे उसके पीछे, फिर जब लोन मांगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो फिर ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, रेगुलेट करने की कोशिश की, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। उसके मेन फीचर्स क्या थे, कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको सुप्रीम करके उसकी जो बेसिकली जो डेजिग्नेशन है वो चेंज कर दिया गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनको सुपीरियर बना दिया गया टू द मद्रास एंड बॉम्बे के गवर्नर्स, ठीक है। और कैसे यहाँ पे जो वोटिंग बेसिस पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश किया गया है, जो प्राइवेट ट्रेड है वो बैन की गई है। फिर इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि गवर्नर जनरल के पास लिमिटेड पावर्स थी, देयर वाज लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड द सुप्रीम कोर्ट, देयर वाज लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए फिर 2 नए एक्ट्स आए। फर्स्ट वाज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। इट वाज वो क्यों आया, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ टॉर्चेट कमिटी, ठीक है। तो वो बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस किया, जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर्स वाली जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश की एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। फिर बाद में गवर्नर जनरल की पावर कहाँ पे इंक्रीज़ कर दी गई, पिट्स इंडिया एक्ट में, जहाँ पे जो गवर्नर जनरल है उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम 4 to 3, ठीक है। और गवर्नर को वीटो पावर दे दी गई, और जो कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको डिवाइड कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है नाउ दैट विल हैंडल द कमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल हैंडल द पॉलिटिकल अफेयर्स। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रेगुलेटिंग एक्ट। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट विल बी ऑन चार्टर एक्ट्स। सो इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। So thank you for this lecture.